गुड। प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार टीचिंग परीक्षा में, जहां पर मैं कुलदीप सर आप सभी का फिर से एक बार वेलकम करता हूं और वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऐसी आशा करता हूं कि कल हमने जो लाइट के बारे में और जो मिरर माने कि दर्पण के टॉपिक को पढ़ाया था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। कुछ मिरर का टॉपिक हमारा बचा है और आज ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि ह्यूमन आई और लेंस भी हमारा पूरी तरह से हो जाए। जैसे कि हो जाता है, अगर ये पूरा टॉपिक हो जाता है इसके बाद आपकी टेस्ट रहेगी, अगर नहीं भी रही तो कल रह जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये? चलिए सभी लोग एक बार लाइक और शेयर भी कर देंगे हमारे इस टॉपिक के ऊपर, जहां पे सभी के डिमांड के हिसाब से हमने टॉपिक को रखा है। और कोई डिमांड अगर आपकी होगी भाई साहब तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म होने के बाद लिखिएगा, क्योंकि क्या होता है क्लास के दौरान अगर कोई आप लाइव चार्ट करते हो तो वो कमेंट बॉक्स में नहीं दिखाई देता है, तो क्लास होने के बाद आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उनके ऊपर जरूर सेशन लेके आऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक को, जहां पे हम मिरर का एक टॉपिक बचा था, माने कि हमारा उत्तल दर्पण बचा था, उसे आज कंप्लीट करने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए आपके एनसीईआरटी में एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है आपके चम्मच का। ठीक है, चम्मच में दोवीं चम्मच में अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको उल्टी इमेज दिखाई दे रही है और यहाँ पे आपको सीधी इमेज दिखा रहे हैं। तो सभी लोग मुझे कमेंट करके ये बताएंगे भाई साहब कि मुझे बताइए ये उल्टी इमेज हमें कहाँ पे मिलती है जी? ये मिलती है आपकी अवतल दर्पण में। कहाँ पे मिलती है? अवतल दर्पण में, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। हमें इमेज कैसे मिलेगी? उल्टी मिलेगी। साथ में कैसे मिलेगी? बड़ी मिलेगी। और कैसी मिलेगी भाई साहब? कैसे मिलेगी जी? वो मिलेगी आपकी वास्तविक इमेज रहेगी। कैसे रहेगी? वास्तविक माने कि रियल रहते, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वही अगर मैं ये सीधी इमेज की बात करूं तो ये चम्मच है ना आपका, चम्मच, चम्मच का अंदर का पोर्शन हो गया आपका कौन सा जी? कौन सा हो गया? कॉनकेव। और इधर का पोर्शन हो गया आपका कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये पोर्शन कौन सा रहेगा? जहां पे आपको वास्तविक मिलती है क्या? नहीं, वहां पे मिलती है भाई साहब आपकी वास्तविक नहीं मिलेगी, यहां पे मिलेगी आपको सीधी इमेज। कैसी मिलेगी? सीधी इमेज मिलेगी और साथ में वर्चुअल मिलेगी। कैसे मिलेगी? वर्चुअल, जिसे बोलेंगे हम आभासी बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? आभासी। और कैसे मिलेंगी? छोटी इमेज मिलेगी। कैसी मिलेगी? छोटी इमेज मिलेगी आपको। कहां पे जी? कॉन्वेक्स मिरर, जिसे हम क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे। क्लियर है? यहाँ पे सभी को क्लियर हो गया है टॉपिक? ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में जानते हैं और बाद में इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया है? वही तो बात बोल रहा हूं, आप लेंस और मिरर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। ठीक है, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉन्वेक्स मिरर, जिसे हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? उत्तल दर्पण बोलते हैं। यहां पे बीच में जो सेंटर रहता है आप सभी को पता है, जो आउटर सरफेस होती है, जो आउटर सरफेस होती है ये आपकी रहेंगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या रहेंगी? आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगी। और ये आपकी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कैसी रहेगी? आपकी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगी। और यहां इसके ऊपर जब कभी भी इमेज पड़ती है भाई साहब, लाइट की किरणें पड़ेगी तो ये कैसी हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? डाइवर्ज। माने कि आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। कैसे होता है जी? डाइवर्जिंग मिरर होता है। ये आप सभी को ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया है? और इसी के वजह से इसमें जो भी आपका प्रतिबिंब बनता है, जो भी आपका प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा कैसे रहेगा? आभासी रहेगा। कैसे रहेगा? आभासी, माने जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल रहता है। यह आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। देखिए ये कहां पे? कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल माने कि आभासी रहेगा। साथ में कैसे रहेगी? अपराइट माने कि सीधी रहेगी। इरेक्ट माने क्या रहेंगी? सीधी रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद स्मॉलर इन साइज माने कि छोटी रहेगी। कैसी रहेगी? छोटी रहेगी। यह आपको सभी को ध्यान में रखना है। और इसी विशेषताओं के आधार पर आपको भाई साहब क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। यह क्लियर है सभी को? छोटी रहेगी, सीधी रहेगी और आभासी माने कि वर्चुअल रहने वाली है। एक और बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है इसमें, जब कभी भी देखिए कॉन्वेक्स मिरर माने जिसे हम उत्तल दर्पण बोलते हैं, यह तब इस्तेमाल किया जाता है जब बहुत बड़ी जगह आपको छोटे से दर्पण में देखना है। फिर से एक बार मैं बता रहा हूं,
बहुत सारी जगह जब आपको छोटे से दर्पण में देखना होता है तो वो दर्पण आपका कौन सा रहेगा जी? कॉन्वेक्स मिरर, माने कि आपका उत्तल दर्पण रहेगा। क्लियर हो गया है? जैसे कि जो आपका साइड व्यूज क्या बोलते हैं, मिरर होते हैं आपके गाड़ी के, वहां पे आप देख पा रहे हो ये इतने से मिरर में आपको इतना बड़ा एरिया दिखाई दे रहा है, तो ये मिरर कौन सा रहेगा? देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी कुछ नहीं। कॉन्वेक्स मिरर वहां पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पे बड़ी जगह को आपको छोटे से मिरर में देखनी होती है। बस हो गया। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके एप्लीकेशन देखते हैं। देखिए कहां पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वाइडर व्यू देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी अभी आपको मैंने बताया सिक्योरिटी मिरर जो होता है, एटीएम में अगर आपने गए होंगे, एटीएम में अगर आप गए होंगे तो एटीएम के ऊपर छोटा सा एक कैमरा लगा होता है, ठीक है, उसमें भी कौन सा होता है आपका? उत्तल दर्पण होता है। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। उसके साथ साथ अगर आप यहां पे देख पा रहे हो, ये सभी के सभी ऐसी जगह है जहां पे आपको निगरानी की या बड़ी जगह को छोटे से मिरर में देखने की जरूरत होती है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है? यहां पे आप देख पा रहे हो बहुत सारी जगह जो एक साइड आपको मिरर में दिखाई दे रही है। यहां पे आप देख पा रहे हो सिक्योरिटी कैमरा हो गया, साथ में यहां पे देखिए बड़े बड़े मॉल्स में भाई साहब निगरानी के लिए, विजिलेंस के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है लेंस? वो होता है आपका कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है जी? वो होता है आपका कॉन्वेक्स, माने कि उत्तल दर्पण इस्तेमाल किया जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? ये अगर आपको ध्यान में आ गया, अगर उसका एप्लीकेशन अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो आराम से आप आंसर कर दोगे। तो चलिए अभी चलते हैं। जी हाँ, बड़ी जगह छोटी जगह पे देखना है, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन करते जो हमारे बीपीएससी में पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेंगे? बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण कौन सा होता है? चलिए आंसर बताएंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उत्तल दर्पण रहेगा। कौन सा रहेगा? उत्तल दर्पण रहेगा, माने कि जिसे हम बोलेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। दिमाग में बैठ गया है? बड़ी जगह को छोटे से मिरर में देखना है, बड़ी जगह को छोटे से मिरर में देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी आंसर कर देंगे। ये देखिए बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन 2021 में। लड़का बोल रहा है कि वो 30 सेंटीमीटर दूर है किसी दर्पण से और अपना सीधा प्रतिबिंब दिख रहा है। कैसे दिखा दे रहा है? सीधा प्रतिबिंब दिख रहा है, और जिसकी ऊंचाई वास्तविक ऊंचाई से 1/5 हो गई है। माने कि उसकी जो प्रतिबिंब है, इसका जो प्रतिबिंब है भाई साहब वो कैसे हो गया जी? वो छोटा हो गया है। और कैसे दिख रहा है? ये सीधा भी है। और तो ये मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये किसकी विशेषता है, कौन से लेंस की विशेषता है जी? ये भी आपका रहेगा उत्तल, जिसे बोलेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे जी? कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है। क्लियर है जी? क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये एग्जाम्पल आप सभी को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप सभी के लिए ये रहा। चलिए, इन विच मिरर इमेज फॉर्म इज वर्चुअल इरेट एंड पॉइंट इमेज। क्या बोला है जी? वर्चुअल बोला है, माने कि आभासी बोला गया है। उसके बाद इरेक्ट माने कि सीधा बोला गया है, और भाई साहब पॉइंट साइज माने कि बहुत छोटी दिखाई दे रही है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, क्या रहेगा इसका उत्तर? फास्ट। आभासी, सीधी और छोटी। आभासी, सीधी और छोटी, बस ये 3 वर्ड ध्यान में रख दो कॉन्वेक्स मिरर के साथ, उत्तल दर्पण के साथ। तो आपका भाई साहब दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएगा, आंसर आपका जी हाँ कॉन्वेक्स रहेगा। क्या रहेगा? कॉन्वेक्स रहेगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कौन से एप्लीकेशन में किया जाएगा? यहां पे आपको क्या ध्यान में रखना है? बड़ी चीज को छोटा देखना है, बड़ी चीज को छोटा देखना है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे फास्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। टेलीस्कोप में इस्तेमाल किया जाता है आपका कॉनकेव, ठीक है। मेकअप दर्पण में भी इस्तेमाल जाता है कॉनकेव, या तो यहां पे प्लेन इस्तेमाल किया जाएगा। वाहन की साइड मिरर अभी अभी हमने देखा है, यहां पे इस्तेमाल किया जाएगा आपका कॉन्वेक्स, माने कि यहां पे उत्तल दर्पण इस्तेमाल किया जाता है।
उत्तल दर्पण इस्तेमाल किया जाता है। दंत चिकित्सा दर्पण जिसे हमने कल ही देखा था, इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है आपका कॉनकेव मिरर, माने कि जिसे हम क्या बोलेंगे जी, अवतल दर्पण इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी चीज को छोटा देखना है तो आपका आ जाएगा उत्तल, और अगर छोटी चीज को बड़ा देखना है तो आ जाएगा आपका कॉन्वेक्स, है ना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका, हाँ ये तो हो गया क्वेश्चन। हाँ अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? रिफ्रैक्शन। ये आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। रिफ्रैक्शन माने होता क्या है, सभी लोग यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे नहीं ध्यान देंगे, जो मैं बता रहा हूं उसके ऊपर ध्यान देंगे। जब कभी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट जाती है, तो वो सीधी न जाते हुए क्या हो जाती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है, थोड़ी सा झुकाव हो जाता है उसका नॉर्मल की तरफ, या नॉर्मल की दूर भी जा सकती है। पर उस केस में ये जो फिनोमिना हो रहा है कि सीधी नहीं जाते हुए लाइट जो है थोड़ी सी बेंड हो गई है, झुक गई है, उसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। माने कि क्या होता है आपका? रिफ्रैक्शन होता है, माने कि जिसे हम बोलेंगे अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि किसी पानी में, यानी कि स्विमिंग टैंक में अगर आप देखते हो तो ऐसे लगता है कि स्विमिंग पूल ज्यादा गहरा नहीं है, वो लगता है कि सीधा ऊपर आया है, थोड़ा सा उथला लगा देता है। कभी नदी को भी देखोगे तो उसके पत्थर लगते कि ऊपर आए हुए हैं, थोड़ा सा ज्यादा हाइट नहीं है, उसकी डेप्थ नहीं है। तो वो किसके वजह से होता है? वो होता है आपके रिफ्रैक्शन, माने कि अपवर्तन की वजह से। उसी तरह से इस ग्लास में एक एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा, वहां पे जो अपना स्नेल्स लॉ है उसको प्रूव किया था, वो भी होता है आपका रिफ्रैक्शन। उसी तरह से किसी नींबू को या किसी भी चीज को ग्लास में पानी से भरा अगर उसमें है, उसमें डाल दोगे तो भाई साहब वो नींबू आपको बड़ा दिखाई देगा। वो किसके वजह से? रिफ्रैक्शन के वजह से। उसी तरह से किसी ग्लास में अगर पानी डाल दिया और उसमें अगर पेन पेंसिल कुछ भी डाल दियो, तो इस तरह से आपको लगता है कि इस सरफेस से वो टूट गई है भाई साहब। किसके वजह से? रिफ्रैक्शन के वजह से। किसके वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। ये एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर है? यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। क्लियर है? चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो हमारे और बाकी एसएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि हेड टीचर का जो पेपर हुआ था हमारा बीपीएससी का, वहां पे एसएससी से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, एज इट इज जैसे के वैसे क्वेश्चन वहां पे पूछे गए थे। तो हमें लग रहा है कि कोई टॉपिक हमारे लिए अगर इंपॉर्टेंट है भाई साहब, तो वो क्वेश्चन हमें लेना चाहिए, चाहे वो एसएससी में पूछे या रेलवे में पूछे। चलिए तो देखते हैं कौन कौन एसएससी लायक है बच्चा अपना। चलिए सभी लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। व्हेन लाइट वेव्स इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट डेविएट्स फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ, माने कि अपने मूल पथ से वो विचलित हो जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे जी? उसे बोलेंगे हम रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन, माने कि अपवर्तन बोलेंगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बीपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलती है? क्या नहीं बदलती है, यह पूछा गया है। क्या नहीं बदलती है? माने कि किसी अगर लाइट की बात करूं तो वहां पे वेलोसिटी होती है, उसके बाद वेवलेंथ माने कि आपका तरंग दैर्घ्य होता है, और होता है फ्रीक्वेंसी जिसे बोलेंगे हम आवृत्ति। चलिए मुझे बताइए इसमें से क्या नहीं बदलता है? इसमें से क्या नहीं बदलता है? और उसके बारे में मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। क्या नहीं बदलता है जी? वो बदलता नहीं है आपकी आवृत्ति। आवृत्ति माने कि फ्रीक्वेंसी ये नहीं बदलती, चाहे कोई भी माध्यम रहे। जब कभी भी लाइट किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो उस केस में उसकी आवृत्ति माने कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। क्या बदलती है? उसकी आपकी गति बदल जाएगी, और साथ साथ जो तरंग दैर्घ्य होता है भाई साहब, जो तरंग दैर्घ्य होता है माने कि जिसे वेवलेंथ बोलते हैं, ये दोनों भी बदलते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। अगली बार क्वेश्चन अगर इसमें आता है तो वो पूछेगा कि निम्न दिए गए ऑप्शन में से जब कभी भी लाइट रे आपका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता? आवृत्ति तो ये हो गया, अभी पूछेगा क्या बदलता है जी? बताइए। वेलोसिटी और वेवलेंथ बदलती है।
क्लियर है जी? क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो इसका आंसर क्या रहेगा? आपका आवृत्ति रहेगा, माने कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा। यहां पे जो ऑप्शन आगे पीछे है थोड़े से, ठीक है, पर अच्छे से करी कीजिएगा। आपका आंसर सी रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, जो भी बिहार में ही पूछा गया है 2012 में। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। जब एक प्रकाश की किरण वायु से कांच की सिल्ली में एंट्री कर रहा है, माने कि कांच में जा रहा है, तो क्या होगा? चलिए, यहां पे मैंने आप सभी को एक बात बताई थी कि जब कभी भी अगर एयर में लाइट आ रहा है, वो लिक्विड में जा रहा है, उसके बाद वो अगर मान लीजिए सॉलिड में जा रहा है, ठीक है, यहां पे गति ज्यादा रहेगी, गति ज्यादा रहेगी एयर में। यहां पे गति क्या हो जाएगी? थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। और सॉलिड में जाने के बाद गति बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। ये हमने देखा है, ठीक है। ये क्यों कम होता है? क्योंकि v इज इक्वल टू एन लैम्बडा होता है। फ्रीक्वेंसी तो हमारी बदल नहीं रही है, इसका मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा है। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा है, मतलब कि ये है v इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्बडा है। मान कि अगर वेवलेंथ आपकी बढ़ रही है, माने कि आपका तरंग दैर्घ्य अगर बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? अभी आंसर चेंज करोगे सभी लोग, मुझे पता है जी। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा आ रहा है, मतलब क्या है? वेवलेंथ बढ़ेगा तो भाई साहब उसका क्या होगा? वेलोसिटी भी बढ़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट है। तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति दोनों नहीं बदलेगी। ये कैसे बात कर रहे हो? तरंग दैर्घ्य तो बदलेगा भाई साहब, आवृत्ति नहीं बदलेगी, ठीक है, उसमें आवृत्ति बढ़ती है, ये तो गलत हो गया। हाँ, अब दोनों में से आंसर है, ए और बी में से आंसर है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। अभी अभी बताया मैंने, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी भाई जी। हाँ जी, अभी भी बच्चे ए आंसर कर रहे हैं। वही तो बता रहा हूं आपको, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा होता है अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है भाई जी, ठीक है। हां, अगर वो वायु से कांच में जा रहा है, वायु से कांच में जा रहा है, तो वायु में आपकी गति क्या रहेगी? ज्यादा, और कांच में जा रहा है मतलब गति कम हो गई। गति कम हो गई मतलब क्या है? यहां पे वेवलेंथ क्या हो जाएगा? उसका कम हो जाएगा। वेवलेंथ कम हो जाएगा, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वो भी कम हो जाएगी। ये सॉलिड के लिए हो गई, ये आपका सॉलिड के लिए हो गया। और ये किसके लिए है जी? ये एयर के लिए है, माध्यम के लिए है, विरल माध्यम के लिए। तो आपका क्या आंसर रहेगा जी? वेवलेंथ आपका घट जाएगा भाई साहब। वेवलेंथ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वेवलेंथ घट जाएगा, वेवलेंथ आपका घट जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए पे लिखा है। वेवलेंथ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वेलोसिटी बढ़ी, वेवलेंथ बढ़ी। वेलोसिटी कम हुई तो वेवलेंथ भी कम होती है। क्लियर है? क्लियर है? इतना क्लियर तो बता दिया आपको, इतना एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, तरन नाल, तरन ताल माने जिसे हम स्विमिंग पूल बोलते हैं, उसकी गहराई हमें वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? चलिए आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, क्या रहेगा इसका? सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए, ए रहेगा जी, हां बिल्कुल, इसका रिफ्रैक्शन रहेगा। क्या रहेगा? रिफ्रैक्शन रहेगा, माने कि अपवर्तन रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया सभी को? चलिए, ये क्लियर अगर हो गया है, एक बार बता दूं, फ्रीक्वेंसी वाला कंसेप्ट बता दूं एक बार। चलिए एक बार बता देता हूं, सभी लोग यहां पे ध्यान देंगे। देखिए मैंने क्या बोला है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा होता है, क्योंकि यहां पे आपका फ्रीक्वेंसी जो है भाई साहब वो कांस्टेंट है ना।
जब कभी जैसे मान लीजिए अगर आपका यहां से इतना पता चलता कि अगर वेवलेंथ आपका बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर वेवलेंथ आपका घट रहा है, मान के जिसे हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, आपकी घट जाएगी। और आपके सवाल में क्या पूछा गया था, सवाल में पूछा गया था कि एयर से वो भाई साहब सॉलिड में जा रही है, माने कि कांच में जा रही है, ऐसे बोला है उसमें। और कांच क्या आपका सॉलिड है, माने कि एयर में स्पीड क्या रहेगी, आपकी स्पीड ज्यादा रहेगी, और यहां पे स्पीड क्या रहेगी आपकी, बताइए, कम रहेगी ना। अगर कम है आपकी वेलोसिटी, अगर कम है तो ये रिलेशन देखिए, ये वाला रिलेशन आएगा आपका, माने कि आपका तरंग दैर्घ्य क्या हुआ है, वो कम हुआ है। तरंग दैर्घ्य क्या है, कम हुआ है, क्योंकि यहां पे हमने ये पढ़ा था कि जब कभी भी वेग माने कि वेलोसिटी की बात आए, किसकी, लाइट की, तो वो सॉलिड में सबसे कम होती है, और निर्वात माने कि जिसे हम वैक्यूम बोलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है, अभी क्लियर हो गया सभी का। चलिए आगे बढ़े, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या है, जिसे हम वायुमंडलीय अपवर्तन बोलते हैं। और ये वायुमंडलीय अपवर्तन ही है जिसके वजह से आपके तारे जो भाई साहब चमकते रखते हैं। जगमगाहट जो होती है तारों की, वो किसके वजह से होती है, वो होती है आपकी रिफ्रैक्शन के वजह से। ये आपको ध्यान में रखना है, अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये एक और कारण है जो आपको ध्यान में रखना है कि जब कभी भी सूर्योदय होता है तो वो आपको 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है। 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है, यहां पे लिखिए, देखो, सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही हमें सूरज दिखाई देता है। अब बोलोगे सर सूर्योदय होता है, सूर्य ऊपर आता है, हमें दिखाई देता है, तभी तो हम उसे सूर्योदय बोलते हैं। पर 2 मिनट तक वो पहले नीचे रहेगा आपके लाइन से, आई के लाइन से, और उसके बाद जो है भाई साहब वो सूरज ऊपर आता है। माने कि ये भी किसके वजह से हो रहा है जी, ये हो रहा है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से, माने कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ये कैसे होता है, अगर आपको समझना है तो अच्छे से यहां पे ध्यान दीजिएगा। क्या होता है, ये हमारे रामू जी है, दूध बांटने निकल गए, और ये उसका आई ऑफ लेवल है, ठीक है, जिसे हम हॉरिजॉन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे जब सूरज नीचे रहता है, यहां से लाइट जब आता है, जैसे ही वातावरण में एंट्री करेंगे वह भाई साहब झुक जाएंगे और सीधे आंख में जाकर गिर जाएंगे। और इसका होने की वजह से, ऐसा होने की वजह से क्या होता है, वो सूरज जो आपके हॉरिजॉन के नीचे है, वो आपको लगता है कि कुछ यहां पे आपको सूरज दिखाई देगा। ये किसके वजह से हो रहा है, उसके डुप्लीकेट पोजीशन के वजह से, जिसे हम क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन का वो रीजन रहेगा, एक कारक रहेगा। क्लियर है जी। तो यहां पे यही आपको ध्यान में रखना है कि 2 मिनट पहले दिखाई देता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद हमें सूरज दिखाई देते रहता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है, ठीक है। तो अच्छे से इसे रट लो और दिमाग में डाल दो। क्लियर है, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका सवाल जो कि आपके बीपीएससी में 2021 में निरस्त में पूछा गया है। चलिए फास्ट आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए फास्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करेंगे। रात के समय जो तारे टमटमाते हैं भाई साहब, किसके वजह से जी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, माने कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की स्पेलिंग थोड़ी अच्छे से लिखा कीजिए, क्योंकि बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। थोड़ा सा भी एक भी शब्द इधर उधर हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया लगातार 2 बार। टमटमाने का क्वेश्चन 21 में भी पूछा गया है और वही 22 में भी बीपीएससी में ही पूछा गया है, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए, इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग, क्या रहेगा। चलिए चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। और जो नए बच्चे जुड़े हैं भाई साहब,
एक बार लाइक और शेयर भी कर देंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जो हमारे अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर की, माने कि वातावरण की, उसमें से वो लाइट झुकते 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 आप तक आता है, तो ऐसे ही लगता है कि वो टमटमा रहा है, ठीक है, चमक रहा है। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? जी हाँ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और पूछा है भाई साहब, कितने बार पूछा गया क्वेश्चन, ये कितने बार पूछा? देखिए और एक बार पूछा है क्वेश्चन, 2021 में ही पूछा है, बीपीएससी में ही। चलिए आंसर करिए, इसका तो आंसर गलत नहीं करेगा। हाँ जी, चलिए फास्ट। चमचमा रहा है सितारा, तो किसके वजह से चमचमका रहा है बताइए? वो हो रहा है भाई साहब, अब यहां पे ऑप्शन देखिए 2 बार दे दिया उसने, वातावरणीय परावर्तन और एक अपवर्तन है, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या रहेगा आपका? दोनों में कंफ्यूज ना हो जाइएगा, मैं पहले भी बोल रहा हूं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आपका आंसर रहेगा भाई साहब ऑप्शन नंबर सी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन रहेगा। क्या रहेगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन रहेगा। बहुत बढ़िया, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे का टॉपिक देखते हैं, जिसको बोलते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट, माने कि जिसे बोलते हैं प्रकीर्णन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन बोलते हैं। यह भी आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इसमें क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए स्कैटरिंग मतलब होता क्या है? सिंपल फैल जाना। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? फैल जाना, ठीक है। फैल जाना मतलब स्कैटरिंग होता है जब कभी भी किसी सूरज से या किसी भी प्रकाश का सोर्स जो है वहां से अगर लाइट आ रहा है, तो हमारे हवा में माध्यम में भाई साहब एयर मॉलिक्यूल रहेंगे, हवा के पार्टिकल्स रहेंगे, डस्ट पार्टिकल रहेंगे, उसके ऊपर टकराने के बाद जो लाइट होता है वो फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। और उसी को ही हम क्या बोलेंगे जी? स्कैटरिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। द लाइट गेट स्कैटर्ड, द लाइट गेट स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शन, उसे ही बोलते हैं हम स्कैटरिंग, माने कि प्रकीर्णन बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ जी हाँ, वो स्काई वाला भी इसी का एग्जाम्पल रहेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए ये देखिए आपका सीधा सीधा पूरा का पूरा एनसीईआरटी मैंने यहां पे लगा दिया है, और इसमें जो बातें बता रहा हूं ये आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। डिस्पर्शन के कारण होता है, ठीक है। जो रेन शॉवर होता है, माने कि जब कभी भी बारिश आती है और आपको रेनबो दिखाई देता है ना, इसके वजह से वो डिस्पर्शन का ये कारण होता है। उसी तरह से डिस्पर्शन के वजह से होता है। उसके बाद कहां पे दिखेगा रेनबो आपका? वो रेनबो दिखाई देता है आपको हमेशा सूरज के अपोजिट। ये क्वेश्चन अभी अभी आपके हेड मास्टर की एग्जाम में पूछा गया था। सूरज की दिशा हमेशा विपरीत बनी रहेगी आपके रेनबो के। रेनबो इधर है तो सूरज इधर रहेगा। क्लियर है जी? और 12 बजे आपका रेनबो नहीं बनेगा, ये सभी लोग ध्यान में रखिएगा। अगर सूरज आपका 12 बजे ऊपर है आपके सर के ऊपर, और किसी भी दिशा में अगर पानी आ जाए, तो उस टाइम पे आपका रेनबो नहीं बनता है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते, ठीक है। अब देखिए जब कभी भी रेनबो बनता है तो क्या क्या होता है? वो पहले तो रिफ्लेक्ट होता है इंटरनली, माने जिसे बोलेंगे हम आंतरिक रूप से वो परावर्तित होता है। उसके बाद रिफ्रैक्ट होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्ट होता है, माने कि जी हां बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी हां, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बनेगा, 12 बजे नहीं बनेगा जी। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ क्वेश्चंस यहां पे रिफ्रैक्शन के ऊपर पूछे गए हैं, देखते हैं इसका आंसर कौन कौन करते हैं। चलिए कोहरे में हम देख नहीं सकते। जब कभी भी फॉग पड़ता है भाई साहब, तो आगे हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है। यह किसके वजह से होता है? यह किसके वजह से होता है? चलिए बहुत बढ़िया,
ये किसके वजह से होता है? ये होता है आपके स्कैटरिंग के वजह से। किसके? लाइट जो है भाई साहब स्कैटर हो जाता है और आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाता है। जैसे कि यहां पे मान लेते हैं कोई सूरज चाचू यहां पे खड़े हैं और बीच में आप इसको देख रहे हो भाई साहब, ये आपकी आंखें हो गई है ना, तो बीच में अगर ये बहुत सारे पार्टिकल है तो यहां से आने वाली लाइट जो है इस तरह से स्कैटर्ड हो जाएगी और आपकी आंखों तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती है और उसी के वजह से हमें आगे का नहीं दिखाई देता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? चलिए यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए बीपीएससी हेडमास्टर में 2022 में पूछा गया है। ऐसा लगता है कि बीपीएससी हेडमास्टर जी को ये रेनबो वाला क्वेश्चन बड़ा ही ज्यादा पसंद है। 2022 में पूछा और अभी 2024 में भी पूछ लिया। चलिए बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ये, एकदम मन पसंदीदा टॉपिक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्लियर है? चलिए बढ़िए, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्कैटरिंग में ही एक फिनोमिना है जिसे बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट होता क्या है इसको देख लेते हैं, पर उसके पहले एक टॉपिक है जिसे बोलते हैं हम कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं, कोलाइडल निलंबन बोलते हैं। ये होता क्या है थोड़ा देख लेते हैं। जब कभी भी किसी लिक्विड में गैस में बोलिए बहुत छोटे छोटे पार्टिकल आप डाल दोगे, छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल डाल दो, ये पूरे लिक्विड में आपका फैल जाएगा डिफ्यूजन की वजह से। ये फैल गया। अगर इन पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर अगर 500 नैनोमीटर के बीच में है, 1 नैनोमीटर से लेकर 500 नैनोमीटर के बीच में है, तो यहां से जब कभी भी आप लाइट को पास करोगे तो पास करने के बाद ये जो लाइट है भाई साहब आपके सॉल्यूशन में इस तरह से फैल जाएगा। तो वो सॉल्यूशन जो है आपका वो प्रकाशित दिखाई देगा, उसे ही बोला जाता है आपका टिंडल इफेक्ट। क्या बोला जाता है? टिंडल इफेक्ट। जैसे कि सूरज मॉर्निंग में उग रहा है, पूरा आसमान आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, तो वो जो पार्टिकल्स के वजह से पूरा फैल रहा है ना, स्कैटरिंग जिसे बोलेंगे, वो भी टिंडल इफेक्ट का एक उदाहरण है। उसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। ठीक है, क्लियर है? यहां पे ये तो आपको समझ में आ गया टिंडल इफेक्ट क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। साफ आसमान के कारण नीलाई दिखाई देता है। साफ आसमान जो है वो नीला क्यों दिखाई देता है, ऐसे पूछा गया। जी हां, मॉर्निंग में भी आपको रेनबो दिखाई देगा। रेनबो कब दिखाई देता है वही तो बता रहा हूं। ठीक है, इस साइड आपका सन है और इस साइड आपका रेनबो बनेगा, अपोजिट बारिश आनी चाहिए बस। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या रहेगा? प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसे बोलेंगे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से। और सभी लोग मुझे बता देंगे कि इसमें सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होती है? ब्लू लाइट की होती है, ब्लू लाइट की होती है, नीले रंग के लाइट की होती है, और उसी के वजह से जो है हमें ब्लू लाइट आसमान दिखाई देता है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े जी। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। और देखिए जब कभी भी आप ऊंचाई पर उड़ते हो या भाई साहब आप जो है आकाश की यात्रा कर रहे हो, माने कि आप एटमॉस्फेयर के बाहर चले गए, उस टाइम पे जो पूरा का पूरा आसमान है आपको काला दिखाई देगा। इस तरह से आपको पूरा काला दिखाई देगा। ये क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उतनी ऊंचाई पर जाने के बाद उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, माने कि प्रकाश का जो स्कैटरिंग होता है, लाइट का स्कैटरिंग, वो नहीं हो पाता है, और उसी के वजह से कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट वहां पे ना होने के वजह से पूरा का पूरा आसमान आपको काला दिखाई देगा। कब? जब आप एटमॉस्फेयर से ऊपर चले जाओगे। क्लियर हो गया जी? यहां पे क्लियर हो गया? यहां पे आगे बढ़े जी। हां, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, यह भी एक क्वेश्चन पूछा गया है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, बीपीएससी में पूछा गया था 2021 में। चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, और जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया एक बार लाइक और शेयर भी कर देंगे फास्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, क्लियर है। यहां पे देखिए, यहां पे आपका आंसर आया पूर्ण आंतरिक परावर्तन, माने कि जिसे हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसे थोड़ा देख लेते हैं, इसे थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। अगर मैं ये लाइट केबल की बात करूं तो इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, और इसके अंदर जब भाई साहब कोई सोर्स लाइट के माध्यम में भेजा जाता है तो वो देख पा रहे हो आप, वो अंदर के अंदर ही इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है, अंदर के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। इससे ही बोला जाता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसे थोड़ा समझ लेते हैं, समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब कभी भी भाई साहब आपका मैं लाइट यहां से भेज रहा हूं, जस्ट इमेजिन कीजिएगा, माने कि आपका सॉलिड से, ठीक है, माने कि एयर में जा रहा है, या सॉलिड से, सॉलिड नहीं बोलूंगा, यहां पे लिक्विड बोलूंगा। ठीक है, लिक्विड बोलूंगा तो आपको आसानी समझ में आ गया, माने कि पानी है और यहां पे हवा है। इस तरह से जब भेजूंगा तो आपको पता है कि लाइट यहां से जाएगा और भाई साहब इस तरह से रिफ्लेक्ट होने वाला है, नॉर्मल से दूर होता। अब जब ये एंगल आप चेंज करते हो, एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या होता है, ये लाइट ऐसा जाएगा और उसी माध्यम में वापस आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से एक बार सभी लोग ध्यान देंगे। जिस माध्यम से लाइट जा रहा है वो उसी माध्यम में वापस आता है, तो उसे बोला जाता है आपका क्या, उसे बोला जाएगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहां पे मैंने कोई दर्पण नहीं रखा है, कोई दर्पण रखा है क्या? मैंने कोई भी दर्पण नहीं रखा है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी लेयर है जो दो माध्यम को अलग कर रही है। और ऐसा कब होता है? एक पर्टिकुलर एंगल पे होता है, जिसे बोला जाता है आपका क्रिटिकल एंगल। क्या बोला जाता है जी? क्रिटिकल एंगल बोला जाता है। ये थोड़ा सा ऊपर के लेवल का हो गया, पर आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस चला गया। जी हाँ, हीरे चमकने का जो कारण है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है जी हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका लेंस, ठीक है। अब इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और इसके ऊपर जो मैं कल टेस्ट लेने वाला हूं, सभी लोग यहां पे ध्यान रखेंगे। तो लेंस होता क्या है थोड़ा जान लेते। देखिए, दो प्रकार के लेंस हमें पढ़ने हैं। एक है आपका कॉन्वेक्स लेंस, और एक है आपका कॉनकेव लेंस। इसे ही बोलेंगे हम अवतल लेंस। क्या बोलेंगे जी? अवतल लेंस बोलेंगे। और इसे बोलेंगे हम सॉरी, ये उत्तल हो गया ना, ये उत्तल लेंस हो गया है, और ये आपका अवतल हो जाएगा। कॉनकेव मतलब अवतल लेंस हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस जान लेते हैं कि लेंस और मिरर में डिफरेंस एक्चुअली होता क्या है। मिरर और लेंस में डिफरेंस होता क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर में आपको बता रहा हूं, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ये कौन सा आपका कॉन्वेक्स लेंस है। इसे हमने कॉन्वेक्स क्यों बोला है? क्योंकि इसकी दोनों भी साइड आपको इस तरह से दिखाई दे रही है ना। ये बाहर झुकी हुई है और ये भी आपकी बाहर झुकी हुई है। मान कि ये कौन सा लेंस है? आपका कॉन्वेक्स है। क्या है? कॉन्वेक्स है। और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। यह आपका उत्तल दर्पण है। यह आपको ध्यान में रखना है। दोनों को कंपेयर करके बता रहा हूं ताकि लेंस आपको भाई साहब पूरा क्लियर ही हो जाए। ठीक है, देखिए कॉन्वेक्स लेंस में जब लाइट जा रही है तो लाइट जाने के बाद ये एक जगह के ऊपर जाकर जमा हो रही है। माने कि कॉन्वेक्स लेंस कैसे होता है जी? ये कॉन्वर्जिंग लेंस होते हैं। ये कॉन्वर्जिंग लेंस होते हैं या कॉन्वर्ज करने का इसकी प्रॉपर्टी होती है, एक जगह के ऊपर जमा कर रहे। इसके बारे में हमने पढ़ा था। कॉन्वेक्स मिरर माने कि जिसे हम उत्तल दर्पण बोले थे, इसके ऊपर अगर लाइट गिरेगी भाई साहब तो ये कैसे हो रही थी बताइए? एक दूसरे से दूर जा रही थी। माने कि ये कैसे थे जी? डाइवर्जिंग नेचर के थे। कैसे थे? डाइवर्जिंग नेचर के थे। ये आपको ध्यान में रखना है सबसे पहली बात। बड़ा ही कंफ्यूजन होता है दोनों में। मैं भी कभी कभी कंफ्यूज होता हूं, क्योंकि इतने साल पढ़ाने के बाद भी मैं कंफ्यूज होता हूं। तो आपको अच्छे से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए ये हो गया है। उसके बाद यहां पे आप देख पा रहे हो कि लाइट जो है एक जगह पर जमा हो रही है, एक जगह के ऊपर जमा हो रही है, और वहां पे उसका प्रतिबिंब बन रहा है। माने कि जो यहां पे प्रतिबिंब आपका बनेगा, वो कैसे रहेगा जी? वो रियल रहेगा। मान कि
वास्तविक रहेगा। कैसे रहेगा जी? वास्तविक रहेगा। यह पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी है। यह पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि कॉन्वेक्स लेंस में, माने कि आपके उत्तल लेंस में जो भी आपका प्रतिबिंब बनता है वो रियल माने कि वास्तविक होता है। और इसके बारे में हमने पढ़ा था, इसमें आपका जो प्रतिबिंब बना था, जो प्रतिबिंब बना था वो कैसे था जी? वो था आपका वर्चुअल था, माने कि कैसे था? आभासी था। ये क्लियर है? क्लियर है? यहां पे क्लियर हो गया। उसके बाद यहां पे सीधी इमेज बनी थी, सीधी माने कि इरेक्ट जिसे बोलेंगे, यह आपको ध्यान में आ गया। पर यहां पे जो इमेज बनेगी भाई साहब बड़ी बनेगी। यहां पे कैसी बनेगी? बड़ी, और भाई साहब उल्टी बनती है। कैसे बनती है? उल्टी बनती है, माने कि ऐसी। क्लियर है? जी हां, बहुत बढ़िया। और आपने बताया है कि हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो होता है कौन सा जी? आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसीलिए बोला जाता है कि हमारे रेटिना के ऊपर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है? उल्टा बनता है भाई साहब, इसलिए बोला जाता है। इससे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। क्लियर है जी? यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ओके, आगे बढ़ते। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है, कॉन्वेक्स लेंस और आपका कॉनकेव मिरर माने कि उत्तल दर्पण। ये क्लियर हो गया है जी? आगे बढ़े। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका कॉनकेव लेंस, और ये आपका कॉनकेव यहां पे दूसरी इमेज लगा दी मैंने। यहां पे मैंने भाई साहब, हाँ ये छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, मैं यहां पे बता दूंगा आपको। ठीक है, यहां पे इमेज गलत लगाई है, तो आपको रहेगा कॉनकेव इस तरह से था। ठीक है ना? आपका कॉनकेव इस तरह से था। यह आपका है कॉनकेव मिरर, जिसे हम क्या बोलेंगे जी? अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण और आपका अवतल लेंस। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। देखिए क्या होता है। ये दोनों साइड देखिए आपको झुकी हुई है अंदर के साइड में, मान कि इसीलिए हमने क्या बोला, इसे कॉनकेव लेंस या इसे बाय कॉनकेव लेंस भी बोला जाता है। अब मुझे जस्ट इमेजिन कीजिए कि यहां पे अगर लाइट गिरे तो ये सीधा चला जाएगा, पर इसके सतह के ऊपर जब लाइट गिरेगा तो ये डाइवर्ज हो रहा है। यहां पे गिरा और भाई साहब डाइवर्ज हो रहा है, माने कि ये कौन से नेचर का होता है? ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है। कौन सा जी? आपका अवतल लेंस। वही अगर इसकी बात करूं, अवतल दर्पण की बात करूं, आप सभी को पता है जब इसके ऊपर कोई लाइट गिरेगा तो आप सभी को पता है वो भाई साहब एक ही पॉइंट के ऊपर जमा हो जाता है, एक ही पॉइंट के ऊपर जमा हो जाएंगे। तो ये कैसे होता है जी? ये आपका कॉन्वर्जिंग होता है। कैसे होता है? कॉन्वर्जिंग होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? जी हां, लेंस और मिरर को अच्छे से पढ़ा रहा हूं, दोनों को भाई साहब डिफरेंस तरह के ही आपको समझना है। ठीक है जी? ये डाइवर्जिंग होता है। क्यों डाइवर्जिंग होता है? क्योंकि यहां पे लाइट गिरने के बाद वो भाई साहब दूर जा रहे हैं। यहां पे गिरा, ये भी दूर गया, यहां पे गिरा, ये भी इस तरह से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसलिए बोला हमने डाइवर्जिंग होते हैं। अब यहां पे प्रतिबिंब कैसे बनेगा? यहां पे जो प्रतिबिंब बनता है वो भाई साहब आपका आभासी बनता है। कैसे बनता है? आभासी माने कि वर्चुअल बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि यहां पे जितने भी लाइट रेज है भाई साहब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दूर जा रहे मतलब वो एक जगह पर आने वाले हैं नहीं, और जब तक दो किरणें एक जगह पर आएंगी नहीं तब तक आपको वास्तविक प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, रियल इमेज नहीं बनेगा। क्लियर है यहां पे? तो यहां पे सभी के सभी किरणें जो है एक पॉइंट पे आकर जमा हो रहे ना, इसीलिए ये कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा? ये आपका भाई साहब वास्तविक बनाएगा। क्या बनाएगा? वास्तविक, यानी कि उसे हम क्या बोलेंगे जी? रियल इमेज बनाएगा। रियल इमेज बनाएगा। क्लियर है यहां पे? क्लियर है? अंकित जी पूछ रहे कि आंख में उल्टा बनता है तो हमें सीधा क्यों दिखाई देता है? वो ब्रेन का काम है, वो ब्रेन का काम है, वो ब्रेन करते बैठेगा। क्लियर है जी? यहां तक क्लियर है? क्लियर हो गया सभी को? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं, और दोनों का तो डिफरेंस हमने देख लिया। ठीक है, हाँ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमारा टॉपिक जो है और क्लियर हो जाए, हमारा दिमाग और क्लियर हो जाए। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। इसका क्या रहेगा?
विच टाइप ऑफ लेंस कॉन्वर्जेस लाइट रेज टू द फोकल पॉइंट। चलिए, कॉन्वर्जिंग लेंस के बारे में पूछा गया है, कॉन्वर्जिंग लेंस कौन सा है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे लायु है, कोई भी पीछे नहीं बैठेगा। 1600 के ऊपर बच्चे लायु है और अभी तक हमारे 1000 लाइक भी कंप्लीट नहीं हुए है। ठीक है, इतनी मेहनत अगर आप सभी के लिए कर रहा हो तो आपका भी फर्ज बनता है कि शेयर और लाइक भी कर दे भाई साहब। चलिए 1000 लाइक जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए। चलिए सभी लोग बताएंगे लेंस कॉन्वर्जिंग कौन सा रहेगा, एक जगह के ऊपर जमा करने वाला कौन सा रहेगा। बहुत बढ़िया, ये रहेगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा रहेगा, कॉन्वेक्स, जिसे हम बोलेंगे उत्तल लेंस। क्या बोलेंगे जी, उत्तल लेंस बोलेंगे। क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, What happened to the parallel rays of light when they pass through the concave lens? कॉन्केव लेंस के बारे में पूछा गया है, कॉन्केव लेंस के बारे में पूछा गया है। और कॉन्केव लेंस अभी आपको देखा था, कॉन्केव लेंस इस तरह से होता है। इमेज निकाल लो, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ये कॉन्केव लेंस है, यहां पे लाइट गिरने के बाद इस तरह से दूर दूर चली जाएगी। माने कि ये क्या हो रहा है, लाइट भाई साहब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो आंसर क्या बनेगा इसका, कॉन्वर्ज एट ए पॉइंट, डाइवर्ज बोल रहा है यहां पे। दे पास स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन, जी नहीं। दे फॉर्म एन इमेज एट इंफिनिटी, जी। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या रहेगा, दे आर डाइवर्जिंग इन नेचर। कैसे रहेंगे, डाइवर्जिंग इन नेचर रहते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस की शक्ति का माप क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन एक ही 2 बार पूछा गया भाई जी आपका, ठीक है, 2020 में और 2018 में पूछा गया है। तो चलिए लेंस की शक्ति माने कि पावर ऑफ लेंस जिसे बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस किसमें नापा जाता है, किसमें मापा जाता है। चलिए सभी लोग, जी बहुत बढ़िया, डायोप्टर किसमें नापा जाता है, डायोप्टर में नापा जाता है। और डायोप्टर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ होता है, 1 डिवाइड बाय फोकल लेंथ होता है। माने कि इसका यूनिट क्या रहेगा, वो रहेगा आपका मीटर इनवर्स, या जिसे ही हम क्या बोलेंगे जी, 1 डिवाइड बाय मीटर रहता है, 1 डिवाइड बाय मीटर रहता है। माने कि आपका आंसर आ गया यहां पे ऑप्शन नंबर सी। क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है जी, सबको क्लियर हो गया है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके एप्लीकेशन भी बताने वाला हूं, जस्ट इमेजिन किए, थोड़ा सा रुकिए तो सही। चलिए इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। Which of the following lens always form a virtual erect and diminished image? वर्चुअल बोल दिया और सीधा बोल दिया, और लेंस के बारे में पूछ रहा है। बस ये 3 शब्द देख लो, बस हो गया। आभासी बोल रहा है, सीधा बोल रहा है, और लेंस के बारे में पूछा गया है। तो कौन सा लेंस था, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया। अभी भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, अभी भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे। देखिए सीधा सीधा एक बात बताओ आपको, एक बड़ी फतेह की बात है, थोड़ा सा सुन, बस 1-2 सेकंड लगेंगे। देखिए ये आपका कॉन्वेक्स है, ये आपका कॉन्वेक्स है, और यहां पे आने वाली जो रेखा रहेगी भाई साहब, वो एक जगह के ऊपर आकर जमा हो रही है। और ये जो आपका कॉन्वेक्स है, ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स है। और यहां पर आने वाली जो रेखा है वो एक दूसरे से दूर जा रही है, ये एक दूसरे से दूर जा रही है। ये आपका कॉन्वेक्स हो गया है, और ये आपका कॉनकेव हो गया है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस हो गया है ये, और ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया है। ये क्लियर है सभी को, इतना समझ में आ गया है। उसके बाद जब कभी भी जो प्रकाश की किरणें एक जगह के ऊपर जमा होती है ना, वहां पे हमेशा आपका रियल इमेज बनता है। रियल इमेज, या जिसे बोलेंगे हम एक्चुअल इमेज बनता है, या वास्तविक बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जब कभी भी आपकी प्रकाश की किरणें दूर जा रही है, वहां पे हमेशा आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यह आपको ध्यान में रखना है। अब सभी लोग आंसर करेंगे, अब सभी लोग आंसर करेंगे, अब सभी लोग आंसर करेंगे। यह कंसेप्ट बस ध्यान में रख लो दिमाग में। एक जगह पर आ रहा है तो रियल इमेज, एक दूसरे से दूर जा रहा है तो वर्चुअल इमेज। क्लियर है,
चलिए बहुत बढ़िया। यहां पे वर्चुअल माने कि आभासी बोला गया है, तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या रहेगा जी आपका कॉनकेव रहेगा। क्या रहेगा? कॉनकेव लेंस रहेगा जी। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने अभी सही उत्तर दिया है। इसका आंसर रहेगा आपका कॉनकेव लेंस। क्लियर है जी। और बाकी भी चीजें देख लो। यहां पे इमेज कैसी बन रही है? सीधी बन रही है। इमेज कैसी बनेगी? सीधी। हमने देखा था, किसमें देखा था? कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर में देखा था, उत्तल दर्पण में देखा था। वहां पे भी आपका आभासी इमेज बना थी और सीधी बनी थी। क्लियर है? हाँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बड़ा भाई ये मामला जो है इतने आसानी से दिमाग में नहीं घुसता है। ठीक है, तो इसे जो है एक दो बार पढ़िएगा और डायग्राम निकाल के देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन आई। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन आई, और कल मैं टेस्ट लेने वाला हूं बहुत सारी। ठीक है, बहुत सारी टेस्ट लेने वाला, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे अपने, और कंफ्यूजन भी दूर हो जाएंगे अपने। कल सिर्फ क्वेश्चन ही होगा इन टॉपिक के ऊपर, कल क्वेश्चन रहेंगे और टेस्ट भी रहेंगे। क्लियर है? चलिए अभी आते हैं हमारे मनुष्य की आंख के ऊपर, माने कि ह्यूमन आई के ऊपर आ जाती है। इसकी कुछ विशेषताएं आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है जी। ये रहेगा कि ये हमारा सेंस ऑर्गन है, जिससे हम आंखों से देखने का काम करते हैं। और ये कैसे होता है जी? स्पेरिकल होता है, माने कि गोलाकार आकार होता है, उसे गोल होता है। इसका डायमीटर, जिसे हम व्यास बोलते हैं, वो लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जो हमारी आंख है उसका डायमीटर, माने कि जिसे हम व्यास बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, वो कितना होता है जी? ये होता है आपका 2.3 सेंटीमीटर, माने कि इसे ही मैं 23 mm भी लिख सकता हूं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद फोकल लेंथ की बात हो रही है। फोकल लेंथ की बात मतलब क्या हो गया है? देखिए फोकल लेंथ मतलब क्या होता है, थोड़ा दिखा देता हूं आपको। देखिए फोकल लेंथ मतलब क्या होता है, यह आपका लेंस हो गया है। इस लेंस से लेकर यह आपकी रेटिना है ना, इतना जो अंतर होता है यह आपका फोकल लेंथ होता है। यह क्या होता है? आपका फोकल लेंथ होता है। और वो कितना है जी? वो है आपका 25 mm, या जिसे क्या बोलेंगे हम 25 mm या 2.5 सेंटीमीटर होता है। ये क्लियर है? इतना क्लियर हो गया है। इसके बाद जो हमारी आंख है उसके सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कॉर्निया सबसे ऊपर वाली ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, जिसे बोले हम कॉर्निया। और इसमें कौन सा फिनोमिना होता है, यह बड़ा महत्व है। कॉर्निया में प्रकाश का कौन सा फिनोमिना होता है? वो होता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है जी? रिफ्रैक्शन होता है। माने कि इसमें क्या होता है जी आपका, जी हां, जी हां, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? यहां पे इतना समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़े। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं जी। कुछ क्वेश्चंस कर लेते ताकि और कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाए। चलिए इसका आंसर बताएंगे। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द ह्यूमन आई? किसी भी मनुष्य की जो नेत्र गोलक होती है उसका फोकल लेंथ पूछा गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फोकल लेंथ, बहुत बढ़िया, कितना रहेगा? 2.5 सेंटीमीटर। देखिए यहां पे आपको इस यूनिट के ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, यूनिट के ऊपर ध्यान में रखना है। सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना रहेगा? 25 mm भी रहता है ये। ठीक है, अगर गलती से दोनों भी ऑप्शन दे दिया तो वहां पे ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा आपका, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। विच पार्ट ऑफ द आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? चलिए, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट माने कि जिसे हम क्या बोलेंगे जी? अपवर्तन बोलेंगे। हमारे ह्यूमन आईज में कौन से पार्ट में होता है? चलिए फास्ट आंसर करेंगे सभी लोग, तेजी से बिल्कुल। ये पोर्शन अगर हमारा कंप्लीट हो जाता है तो कल इसके ऊपर टेस्ट रहेगी हमारी। ठीक है, और उसे में लेंस के जो एप्लीकेशन है वो भी आपको उदाहरण के सहित मैं समझा दूंगा वाइल द क्लास, और क्लास होने के बाद आपकी टेस्ट रहेगी। फास्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये रहेगा आपका कॉर्निया। क्या रहेगा जी? कॉर्निया रहेगा। क्लियर है? चलिए भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए, डायमीटर पूछा गया है। हमारे
ह्यूमन आई का, मनुष्य का जो नेत्र गोलक होता है उसका डायमीटर कितना होता है, व्यास कितना होता है? फास्ट फास्ट। इसमें एक और बात आपको जोड़नी है, कौन सी? मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई, फ्रॉम विच वी कैन सी क्लियर। कहने का अर्थ यह होता है हमारी आंखों से मिनिमम कितना डिस्टेंस है भाई साहब, कि वहां से उसके बाद हमें उस उंगली को मैं क्लियरली देख पाता हूं। वो डिस्टेंस होता है आपका 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर लिखा है मैंने, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? 25 सेंटीमीटर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ह्यूमन आई का डायमीटर पूछा है तो वो रहेगा 2.3, माने कि कितना जी? 23 mm। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ह्यूमन आईज की एक एक विशेषता के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे ऊपरी परत के बारे में हमने देख लिया, जिसे हमने कॉर्निया बोला था। अभी देखते हैं हम आइरिस के बारे में। आइरिस, आपने देखा होगा जो हमारे इंडियन के लोग हैं, हमारे भारतीय लोग जो है, उनकी आंखें जनरली आपको जो है काली दिखाई देती है, काली दिखाई देती है। वही अगर किसी फॉरेनर की देखो, ठीक है, तो वो आपको थोड़ी सी ब्लूइश कलर की दिखाई देगी। या आपके घर के आसपास भी जो है कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनकी आंखों का कलर भाई साहब काला नहीं होता है, कुछ अलग ही होता है, थोड़ा सा भूरा रहेगा, थोड़ा सा काला रहेगा, थोड़ा सा नीली चमक आएगी, इस तरह से। वो चमक जो है, माने कि आपकी आंखों का जो कलर है वो किसके वजह से है जी? वो है आपके आइरिस के वजह से। किसके वजह से? आइरिस के वजह से होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? और इसी को बोला जाता है हमारे आंखों का शटर, शटर ऑफ द कैमरा, माने कि क्लियर है? क्लियर है। और उसके साथ साथ प्यूपिल जो होता है, आगे जाके देखने वाले। प्यूपिल मतलब क्या होता है? आपके आंखों के सेंटर में भाई साहब एक काला धब्बा है, गोल गोल। आपके आंखों में बीच में एक काला धब्बा है, गोल गोल, उसे बोलते हैं हम प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। तो इस प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है आइरिस। जो बीच में काला धब्बा है ना, उसको कंट्रोल करने का काम करता है आपका कौन? आइरिस। ठीक है, और आइरिस और प्यूपिल का काम कौन सा है? वो रेगुलेट करता है आपका अमाउंट ऑफ लाइट। वो करता है आपका रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट, माने कि आइज के अंदर कितना लाइट जाएगा, कितना नहीं जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि अभी प्रकाश है, लाइट है, तो आपकी आंखें थोड़ी छोटी रहेगी। पर जैसे ही मान लीजिए बहुत तेज ऐसी प्रकाश कैसे आ रहे, फोकस लगा दिया आपके ऊपर, तो आपकी और छोटी हो जाएगी। इस तरह से देखना पड़ेगा आपको। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि वो प्यूपिल जो है भाई साहब, वो बता रहा है कि बहुत ज्यादा लाइट हो गया है, कम करो। और उसी तरह से जब अचानक लाइट चली गई तो भाई साहब ऐसे हो जाते हो। क्यों हो जाते हो? ताकि प्यूपिल ये बताता है कि भाई साहब लाइट कम हो गया, हमें और लाइट की जरूरत होती है। क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा लाइट को अंदर लेने के लिए और उसका इंटेंसिटी कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका प्यूपिल। क्लियर है? क्लियर है जी? जी हाँ, केमिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा और बायोलॉजी की भी क्वेश्चन कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। बस झकास तरीके से पढ़ेंगे और आने वाले TRE 3.0 को भाई साहब निकाल के ही रहने वाले। ठीक है जी, बिल्कुल। प्यूपिल के बारे में अभी हमने देखा है। ठीक है, इसका साइज कौन कंट्रोल करता है? आइरिस कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? आइरिस कंट्रोल करता है। यह आपको ध्यान में रखना है। ये बीच में होता है आपका प्यूपिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण कोई अंग होगा हमारे ह्यूमन आई का, वो है आपका एक और, कौन सा? लेंस। कौन सा है? लेंस। हमारे ह्यूमन आई में कौन सा लेंस होता है? देखिए यहां पे कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, माने कि अगर आपको पूछा गया है कि हमारे ह्यूमन आई में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो आप इसका आंसर क्या दोगे जी? चलिए बताएं सभी लोग। अगर आपको पूछा जाए कि हमारे ह्यूमन आईज में ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका लेंस है, ये आपका लेंस है, तो हमारे आंखों में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? कॉन्वेक्स लेंस बोला गया है। कॉन्वेक्स लेंस जैसे ही बोला भाई साहब डायग्राम निकाल लो, डायग्राम निकाल लो, तो आपको समझ में आ जाएगा ये एक जगह पे आकर जमा हो रहा है। माने कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा भाई साहब? बनेगा आपका वास्तविक।
कैसे बनेगा? वास्तविक। और कैसे बनेगी? उल्टी इमेज बनेगी जी। कैसी बनेगी? उल्टी बनती है। क्लियर हो गया है? बहुत बढ़िया। डायग्राम निकाल लेना भाई साहब, कंफ्यूजन ही नहीं रहता है। एक जगह पे जाकर जमा हो रही है माने कि वास्तविक है, माने कि क्या है? वास्तविक है। क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत गजब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस तो आपको समझ में आ गया कि लेंस का प्रकाश को जमा करना होता है एक जगह पे ऊपर, रेटिना के ऊपर डाल देगा वो। और महत्वपूर्ण एक और अंग है जिसे बोलते हैं हम रेटिना। ये भाई साहब आपके आंखों के पीछे में होती है, इस यहां पे दिखाई दे रही है, ये आपकी रेटिना है। और रेटिना का काम कौन सा? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। रेटिना क्या करती है? देखिए, आपका जो प्रकाश होता है भाई साहब, इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। यह आपको ध्यान में रखना है। और इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बाद में ये ऑप्टिक नर्व क्या करेंगे? ये लेके जाएंगे आपके भेजे की तरफ। किसकी तरफ? भेजे। भेजे पता है ना? भेजा। भेजा, भेजा मतलब क्या होता है? दिमाग की तरफ लेके जाएंगे। क्लियर है जी? और रेटिना के ऊपर कौन सी इमेज बनती है जी? ये बनेगी आपकी उल्टी इमेज। कौन सी बनेगी? उल्टी इमेज बनती है। क्लियर है? क्लियर है? जी हां, सिनेमा का पर्दा ही समझ लीजिए इसे। सिनेमा जो थिएटर हॉल होता है उसका पर्दा समझ लीजिए। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, बस हो गई है, मुझे पता है हिंदी की क्लास शुरू हो गई है, हमें भी संदेशा आ गया है। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चंस बाकी है, कुछ क्वेश्चंस बाकी है। इन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। और जितने भी टॉपिक अभी तक हमारे हुए हैं इसके ऊपर कल टेस्ट रहने वाली है। सभी को अभी से मैं बता रहा हूं, कल लाइट के ऊपर, उसके बाद जितने भी दर्पण हमने पढ़े, समतल दर्पण, उसके बाद उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस माने कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उसके बाद ह्यूमन आई। ये 6 टॉपिक हमने 2 दिन में क्लियर किए। इन 6 टॉपिक के ऊपर कल हमारी टेस्ट रहने वाली है, ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। कल इनके ऊपर क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। टेस्ट के साथ साथ भाई साहब वहां पे भी टेस्ट आपको देनी है। क्लियर है? चलिए भाई साहब, इसी के साथ ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। और कौन सा टॉपिक लेना है ये सेशन खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखना, अभी नहीं लिखना। क्लियर है? चलो बाय बाय, टेक केयर। हिंदी का क्लास शुरू हो गया।